नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ताजा अनुमान के बाद कहा है कि भारत में इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। आर्थिक मंदी से उबरने की आस लगाए बैठी भारत की अर्थव्यवस्था के जुलाई-सितंबर महीने में भी सिकुड़ने के आसार हैं। आरबीआई का ताजा अनुमान है कि इस तिमाही में जीडीपी में 8.6% की सिकुड़न आएगी। इससे पहले अगस्त में आई एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही अप्रैल-जून में अर्थव्यवस्था 23.9% सिकुड़ी थी। अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि भारत इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि उससे कहां चूक हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। बिहार चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा रहा। चुनाव आयोग के अनुसार 40 सीटें ऐसी रहीं जिन पर 3,500 से भी कम वोटों से हार जीत हुई है, जबकि 11 सीटों पर तो 1000 से भी कम वोटों से हार जीत हुई। इन सीटों में नालंदा जिले की हिलसा सीट, जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने आरजेडी के अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बिहार को चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद। अभी उनके पास एक राज्य को चलाने का अनुभव नहीं है। यही नहीं, उमा भारती ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने 16,000 से अधिक भर्तियां निकालने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार अगले 2 महीनों में राज्य भर के स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूलों में रिक्त पदों को भरे जाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि स्कूलों में लगभग 16,500 रिक्त पद जल्द ही भरे जाएंगे। अब जबकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही रह गए हैं और बीजेपी ने उसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बाद उसे फोकस पर ले लिया है। उन्होंने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल या उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर ही उन पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जो लोग बीजेपी का राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वे उसके कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दे रहे हैं। मोदी ने कहा, चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय का खेल होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता है। ईरान ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ लगे एक और बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की घोषणा की है, जिससे व्यापार में फायदा हो सके। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच द्विपक्षीय रिश्तों में गर्मजोशी आ रही है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब से दूरियां बढ़ रही हैं। सऊदी और पाकिस्तान दोनों सुन्नी मुस्लिम बहुल देश हैं और ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है। सऊदी और पाकिस्तान के संबंध हमेशा करीबी रहे हैं, जबकि ईरान के साथ वो गर्मजोशी कभी नहीं रही। लेकिन अब जबकि सऊदी भारत के ज्यादा करीब है, तो पाकिस्तान और ईरान में दोस्ती बढ़ रही है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान ने ईरान पर एक बार फिर से हमला बोला है। किंग सलमान ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई ठोस फैसला करना चाहिए। किंग सलमान ने ईरान पर दूसरे देशों में हस्तक्षेप और तबाही वाले हथियार विकसित करने का आरोप लगाया। सऊदी के सुल्तान की तरफ से ईरान पर यह ताज़ा बयान शुरा काउंसिल की सालाना बैठक को संबोधित करने के दौरान आया। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने इस वैक्सीन के तीसरे और अंतिम फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सभी 1600 कैंडिडेट्स के एनरोलमेंट को पूरा कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर ने ऐलान किया है कि भारत में कोविशील्ड के फेज 3 यानी फाइनल क्लिनिकल ट्रायल के लिए एनरोलमेंट का काम संपन्न हो गया है। इससे इस वैक्सीन के जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है।
भारत में एक दिन में लगभग 48,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 550 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86,83,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,28,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,89,000 के पार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज होने लगे हैं। पिछले एक दिन में दिल्ली में 8,500 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,59,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। इन हालात पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा है कि वो फौरन दिल्ली में लॉकडाउन लागू करें। भारत में एक दिन में 11,93,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 12,19,62,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,20,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,83,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 3,66,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।